हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2 यानी स्वाध्याय 2, जिसमें बेसिकली मैं आज आपको करवाऊंगा सेक्शन सी की क्वेश्चंस। सेक्शन ए और बी मैंने कहा था आप लोग अपने से थियरी कर लेना, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है थियरी के पोर्शन में, तो वहां पे कवर हो जाएगा। जैसे ये सारी जो परिभाषा है ये मैंने आपको ऑलरेडी ज्ञात करवा दिया है, आई मीन बता दिया है। ये जितनी भी परिभाषा है मैंने लगभग सारी बता दी है, यहाँ तक कि ये भी बर्नौली प्रयत्न में सफलता और निष्फलता के बीच संभावना बीच का संबंध कैसा है, ये सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो अब जो मैंने थियोरी की क्लासेस ली हैं वो थियोरी क्लासेस जरूर देखना, स्पेशली मेरी जो पहली क्लास थी वो, और उसके साथ जो बर्नौली प्रयत्न का पहला क्लास था वो। ये दोनों क्लास अगर आप देखते हो तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं सेक्शन सी पे चलता हूं। और सेक्शन सी में जो मेरा पहला क्वेश्चन है, सवाल ये है कि चल एक्स का संभावना वितरण निम्नानुसार है, हो तो अचल संख्या एक्स सी का मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जो सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले आप वो टिक कर लो। इसमें आपका रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और एट क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन करवाने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है वो ज्यादा नहीं हुआ है तो उसके बाद मैं सेक्शन डी का भी आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। राइट, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले मैं इन तीनों क्वेश्चंस पे चलता हूं और मैं टाइमिंग जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टाइम सेट करके रखा, अगर मुझे लगता है कि ज्यादा लेंदी क्लास नहीं हुई है तो वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। फिलहाल चलते हैं और देखते रहते हैं इस क्वेश्चन को। चल एक्स का संभावना वितरण निम्नानुसार दिया गया, सी का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है वो डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूं। ये आपका जो एक्सरसाइज है 2, राइट, उसमें जो सेक्शन सी है हम उसका सॉल्व करने वाले हैं। और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्स और यहाँ पे लिख देता हूं पी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, राइट, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। उसके बाद 2, 3, 4, 5 की वैल्यू क्या है, 0.2, 0.3, 4C एंड C। तो यहाँ पे 0.2, 0.3, 4C एंड C। ओके, अब हम सबको पता है, हमने ये इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इन सब का जो टोटल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। वो कैसे पढ़ा था तो आपको याद होगा, हम लोगों ने जो संभावना वितरण का जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिग्मा पी ऑफ एक्स, क्या पढ़ा था, सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। अब जब बात करेंगे सिग्मा पी ऑफ एक्स की, तो पी ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज है, तो सबसे पहले पी ऑफ 2 है जो ऊपर लिखा होता है आपका, ये एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4 एंड पी ऑफ 5। इन सबका वैल्यू जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था थियरी के बेस पे, राइट। अब बात करते हैं जीरो, ये पी ऑफ 2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है 0.2, पी ऑफ 3 की वैल्यू है 0.3, पी ऑफ 4 की वैल्यू है 4C और पी ऑफ 5 की वैल्यू है C इज इक्वल टू 1। हमने कैसे इसको सॉल्व किया था, हमने कहा था इन सबको टोटल करना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे C भी दिया हुआ है। तो याद रखना है कि जब भी आपके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और उसके साथ आपके साथ कोई ऐसा वैल्यू जिसको हम फाइंड करना हो, तो कभी भी दोनों का एक साथ ऐड नहीं करते। जैसे ये है कांस्टेंट वैल्यू और ये एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल है जो चेंज होगा क्योंकि हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब ये आपका बदलने वाला, ये चल है और सॉरी ये चल है और ये अचल है, राइट। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेनी, 0.5 प्लस 4C प्लस C, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C इज इक्वल टू 1। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 5C इज इक्वल टू 1 और ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -0.5। तो यहाँ पे होगा C इज इक्वल, यानी 5C इज इक्वल टू 0.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कैल्सी में सॉल्व करो या बिना कैल्सी के भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1, राइट। बिना कैल्सी के सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, 0.5 है यानी एक पॉइंट के बाद अंक है, तो हमें पता है बचपन में पढ़ा था कि उसको हटाने के लिए डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, 10 करना होगा। तो 5 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/10,
अब 1/10 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1, राइट। तो चाहे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्टली कैलसियम ही करोगे तो भी चलेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बहुत शॉर्ट था, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बताना स्टार्ट कर दिया। मतलब सिंपल मतलब कैसा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन क्या है आपको मैंने एक ही 2 क्वेश्चन करवाया है, इसलिए मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं टेकिंग है, तो जब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो बता ही दूंगा मैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक यादृच्छिक चल का संभावना वितरण निम्नानुसार है, और इसमें बोला है पी ऑफ एक्स का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x+3 डिवाइडेड बाई 10, और जहां पे x है -2, 1 और 2, ठीक है। फिर बोला है उस पर से e(x²) की गणना कीजिए। क्या बोला है? e(x²) की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि e(x²) होता क्या है, लेकिन उसके लिए पहले हम p ऑफ x को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं पहले p ऑफ x को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिख लेना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था कि p ऑफ x की जो वैल्यू है वो है x+3 डिवाइडेड बाय 10। क्या है? x+3 डिवाइडेड बाय 10, जिसमें x की वैल्यू जो है वो है -2, 1 और 2, राइट। x की वैल्यू क्या है? -2, 1 और 2। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको -2 रखना है x की जगह पे। तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रखोगे, -2 + 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया -2 का वैल्यू, राइट। सेम इसी तरीके से हमको नेक्स्ट वाला करना है, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 3, देखो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 10। तो आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 4 डिवाइडेड बाय, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई है? 4 डिवाइडेड बाय 10। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में हमें सेम वही करना है, p ऑफ x। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 2। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 3 डिवाइडेड बाय 10। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया आपका थर्ड वाला, राइट। ये तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था बॉक्स बनाने के लिए। तो जब भी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ पूछे e(x²) या e ऑफ x या विचरण, ऐसा कुछ भी पूछे, तो मैंने क्या कहा था आपको? बॉक्स कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ इस तरीके से। तो पहले आप x लिखोगे, ठीक है। उसके बाद -2, इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 10। 1, 1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 10। फिर 2, 2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 10। मैंने कहा था ना ऐसे लिख लेना। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x। अब ध्यान से सुनना, ex एक होता है, और ex को हम बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? ex को हम बोलते हैं माध्य। और इसका फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि p ऑफ x इंटू x। क्या होता है? p ऑफ x इंटू x। पर हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं है, मतलब ये वाला तो नहीं पूछा है। हाँ, हमें क्वेश्चन में पूछा e ऑफ x², लेकिन e ऑफ x² जैसा कुछ होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे e ऑफ x², तो अब डायरेक्टली ये कैसे मिलेगा? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, हम लोगों ने जब विचरण का फॉर्मूला पढ़ा था, तो विचरण में एक था ना ex ऑफ होल स्क्वायर, और ये वाला कैसे मिलता था? e ऑफ x², सॉरी होल स्क्वायर, e(x²), ये कैसे मिलता था? ये मैंने कहा था आपको कि ये जो वैल्यू आती है, इसी में x का एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये जो आपका p ऑफ x इंटू x होता है, इसी में आपको क्या कर देना? x का और मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये रिजल्ट फाइंड करने के बाद आपको उसको x के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा बनता है e(x²). क्या बनता है? e(x²). क्लियर है इतना? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले मैंने क्या कहा? पहले ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10, और 5 2 10 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये तो आपका मिला है p ऑफ x इंटू x, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए e(x²), और उसके लिए हमें फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसी का सेम मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना होगा। तो -2 और 2, ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 10, और 4 1 4, यानी कि 4 1 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी 4 डिवाइडेड बाई 10। फिर 10 का मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ करोगे, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है? ये हो गया आपका वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है e(x²). तो ये तो ex मिल गया, लेकिन उसका हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं p ऑफ x इंटू x,
ये वाला पूरा कॉपी किया और इसके साथ हम लोगों ने x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका जब टोटल करोगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो हमारा बनेगा e यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। यही बना, देखो एक्स एक्स हो गया ना एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब इसका टोटल करोगे तो 4 4 8 और 20 8 28 यानी 28 डिवाइडेड बाई 10, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आइडिया लगा होगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, किसका, माध्य और का, ताकि ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको आइडिया लग सके। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीछे की क्लासेस मैंने ली हैं, जो बेसिक क्लासेस लिए हैं, वो क्लासेस को आप जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजों का आइडिया लग सके। फिलहाल चलते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, नेक्स्ट वाला था क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या बोला है, देखो ये 3 बार पूछा गया। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी साइड में लिख दिया है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। देखो ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया। हालांकि अगर आप ये जो पैटर्न है वो नोटिस करोगे तो ये ज्यादातर पेपर जो है वो जो केटी वाला होता है वो वाले में पूछा गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रेगुलर वाले में नहीं पूछा गया। रेगुलर वाले में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन दिक्कत ये था वो एग्जाम्पल में से पूछा गया था। याद होगा जो पहली क्लास मैंने ली थी उसमें एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने करवाया था और डिट्टो सेम क्वेश्चन था, बस अंतर था उसमें पॉइंट में था। यानी क्वेश्चंस तो वही थे, बस एग्जाम्पल का पूछ लिया था। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सॉरी पेज टर्न हो गया। यहाँ पे बोला है कि माध्य 4 है, विचरण 2 है, तो प्राचल ज्ञात करना है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे चलता हूं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं, ठीक है। इसमें 6 था ना, सॉरी 8 था। ओहो ये गलत पेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले बोला था माध्य। माध्य कितना है अपना, एक मिनट, हाँ माध्य कितना है 4 और विचरण है 2। माध्य है अपना 4 और विचरण है अपना 2, ध्यान से सुनना। माध्य है 4 और विचरण है 2 और सवाल में पूछा है कि प्राचल बताओ। और प्राचल का मतलब मैंने बताया था ये होता है एन और पी, यानी कि द्विपद संभावना वितरण का जो प्राचल होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है एन और पी। अब हमें निकालना है एन और पी। और मैंने कहा था माध्य और विचरण के बीच में एक संबंध होता है। सवाल है क्या संबंध होता है, तो माध्य और विचरण के बीच में संबंध ये होता है कि NPQ जो है उसके डिवाइड में हमेशा क्या होता है NP, और सॉल्यूशन करोगे तो हमें हमेशा क्या मिलता है Q मिलता है, राइट। क्या मिलता है Q। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो दूसरा तरीका ये है कि देखो विचरण दिया हुआ है, इसको साइड में रख देता हूं मैं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। माध्य को हम दर्शाते हैं NP से और विचरण को दर्शाते हैं NPQ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NPQ इज इक्वल टू 2। हम क्या लिखेंगे, NPQ इज इक्वल टू 2। अब NP की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखो ये तरीका जो है आपका है डायरेक्ट का, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है ये वाला पॉइंट तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर ये याद रहता है तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे NP NP कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे NP NP कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे कि यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कैंसिल नहीं करना है, रुक जाओ रुक जाओ। पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी। एन पी क्यू की वैल्यू है 2 और इसके डिवाइड बाय 4, यानी कि ये डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू क्यू। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब, अगर याद नहीं रहेगा तो याद रखना है कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्यू मिल गया, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था एन और पी। हमें क्या चाहिए था, एन और पी, तो गड़बड़ हो गया। लेकिन हमें एक बात पता है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर Q की वैल्यू 1/2 है तो हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इट मीन्स कि P इज इक्वल टू 2 में से यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी P की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। और वैसे भी कॉमन सेंस है, अगर इसका भी इसका 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा। तो ये तो एक प्राचल मिल गया। अब हमको चाहिए दूसरा वाला प्राचल। दूसरा प्राचल का मतलब n। तो
एन के लिए मेरे पास एक रास्ता है और वो ये है कि मैं एनपी का फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो एनपी की वैल्यू है 4 और एन की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन पी की वैल्यू हमें पता है, क्या है 1/2 और यहाँ पे है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर यानी 4×2 यानी एन इज इक्वल टू आ गया 8। तो ये हो गया आपका दूसरा प्राचल, यानी ये हो गया आपका एक आंसर और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ये आपको दोनों प्राचल मिल गए। क्लियर है? तो ये था हमारा सेक्शन सी का 3 क्वेश्चन, जिसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए, पहला, तीसरा और 8वां। मैंने कहा था जैसा अगर टाइम कम लगता है तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हुआ है, तो मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें आपका ये वाला क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है जुलाई 2019 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जुलाई में पूछा गया तो मार्च में नहीं आ सकता है। एक्चुअली अगर आप मार्च और जुलाई का पेपर देखोगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और वो ये है कि मार्च में से कई सारे क्वेश्चंस डिट्टो डिट्टो जुलाई में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जुलाई वाले पेपर का वेट करना है। कभी ऐसा ना हो कि आप जुलाई वाले पेपर का वेट करो, आप सीधा मार्च वाले में ही यहाँ से खिसक लिया करो, ऐसा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर, बाकी बातों पे नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निशाना लगाने के एक खेल में। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक बात है जो मैं इसके पहले कई बार डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे लागू होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में लिखा है कि निशाना लगाने के खेल में रमेश निशाना लगाने में निष्फल जाए उसकी संभावना है 2/5। अब ध्यान से सुनना, ये है आपका सेक्शन डी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सेक्शन डी का कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 6। देखो, निष्फल जाए यानी निशाना उसका ना लगे तो उसकी संभावना है 2/5। तो अगर सफल जाता है, ठीक है, निशाना जो है, निशाना निष्फल जाए उसकी संभावना 2/5, और सफल जाए तो उसकी संभावना क्या हो जाएगा, 3/5। कैसे आया? सेम वही फॉर्मूला लगा लेना, P + Q = 1। यही फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यदि उसे निशाना लगाने के लिए 3 प्रयत्न दिए जाए। क्या बोला है? यदि उसे निशाना लगाने के लिए कितने प्रयत्न दिए जाए? 3 प्रयत्न दिए जाए। फिर बोला है तो उसमें से 2 प्रयत्नों में निशाना लगाने में सफलता मिले। अब देखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 3। बोला गया भाई आपको 3 चांस मिलता है, उसमें से आपको कितना सफलता मिल रहा है? 2। तो 3 में से 2 सफलता यानी x हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो बोला है संभावना वितरण ज्ञात करो। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा होता है वही हमारा सफलता होता है। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा निशाना लगाने में सफलता मिले। तो निशाना लगाने में सफलता मिले, यही हमारा क्या होगा? यही होगा हमारा P। तो हम यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे? P मानेंगे। और वैसे भी मैंने पढ़ाया था कि सफलता को हम क्या मानते हैं? P, और निष्फलता को क्या मानते हैं? Q। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बढ़ते हैं, और हमारा मिल गया P, हमारा मिल गया Q, हमारे पास N है, हमारे पास X है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? NCX इंटू P(x) इंटू QN-X। अब बस फॉर्मूले में क्या रख देना है? वैल्यू। मेन होता है इतना, जो स्ट्रक्चर है उसको समझना, वो समझ में आ गया तो फॉर्मूले में वैल्यू रखना आसान है। जैसे देखो, 3C2 इंटू P(x), P की वैल्यू कितनी आई है? 3/5 यानी 3/5। x की वैल्यू है 2, इंटू Q की वैल्यू क्या है? 2/5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, 3C2। अब अगर 3C2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 स्टेप पीछे जाना, यानी 2 स्टेप, यही पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। फिर मैं कहा था जो डिवाइड में होगा उसको 1 तक लेके जाना है, इंटू 3/5 यानी 3×3 = 9 और 5×5 इंटू 3 में से 2 गया तो आएगा 1 यानी 2/5। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 कट गया। ठीक है, 3×9 × 2 यानी 9 दूनी 18, 18 त्रिक 54। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54/25 पचे 125 यानी 54/125। यानी हमारा जो सवाल है उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 54/125। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, सॉरी सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे? क्वेश्चन कवर करेंगे 8। अच्छा, ये भी छोटा सा ही है। माध्य विचरण 2 और 6/5 द्विपरत्व P ऑफ 1 तथा P ऑफ 2 की गणना कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम टू सेम है। माध्य और विचरण आपको दिया हुआ है और आपको बोला P ऑफ 1 निकालना और P ऑफ 2 निकालना है। तो माध्य और विचरण दिया हुआ है, यानी माध्य का मतलब ये NP दिया हुआ है और ये NPQ दिया हुआ है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको P मिल जाएगा, आपको Q मिल जाएगा, और x की जगह पे आप वैल्यू रख के फटाफट इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। x की जगह पे एक बार 1 रख देना और x की जगह पे एक बार 2 रख देना है। ठीक है? तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। NPQ तीनों आप निकाल लेना है, P और Q और साथ में N भी निकाल लेना, और तीनों आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं सेक्शन ई के क्वेश्चंस बता दूंगा। सेक्शन ई में मैंने लिखा नहीं अभी कौन कौन से क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा, नंबर 5 रहेगा, और यहाँ पे नंबर 6 रहेगा, और साथ में ये वाला नंबर 1 रहेगा, यानी सेक्शन एफ का। यानी इन शॉर्ट नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा लेंदी क्लास रहेगा क्योंकि 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बेसिकली कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बाकी जो भी कमेंट आप करोगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन करना जरूर। ठीक है? जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स जरूर आएंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।